नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के नाटक हैमलेट के फोर्थ एक्ट का थर्ड सीन देखते हैं और अगर पॉसिबल हुआ तो इसी के साथ फोर्थ सीन भी इसी वीडियो में ऐड कर देंगे। ये सीन है अनदर रूम इन द कैसल, एक और कमरे का, किले के एक और कमरे का, क्योंकि पिछला वाला सीन था वो भी एक कमरे का ही था, किले का। एंटर किंग अटेंडेड, तो राजा प्रवेश करता है। अटेंडेड मतलब उसके साथ उसके सेवक हैं, अनुचर हैं, फॉलोअर्स हैं। और किंग का नाम आपको मालूम ही है, क्लॉडियस है। नाम ख़ास तौर पर आप याद रखिएगा सभी के, जैसे मैं आपको अक्सर बोलती हूँ कि हैमलेट की माँ का नाम ज़रूर याद रखिए, गर्ट्रूड है, क्योंकि हर जगह क्वीन क्वीन लिख के ही आता है। और इसी तरीके से किंग लिख कर आता है, लेकिन क्लॉडियस बहुत कम लिख कर आता है। लेकिन आपको नाम याद रखने हैं, उनकी स्पेलिंग्स याद रखनी है। किंग, आई हैव सेंट टू सीक हिम। आई हैव सेंट मतलब मैंने लोगों को भेज दिया है, टू सीक हिम उसको तलाश करने के लिए, एंड टू फाइंड द बॉडी और डेड बॉडी यानी कि पोलोनियस के जो लाश है उसको ढूंढने के लिए। हाउ डेंजरस इज इट, कितना ख़तरनाक है ये, दैट दिस मैन गोज लूज, कि ये आदमी छुट्टा घूम रहा है, खुला घूम रहा है। लूज माने खुला हुआ घूम रहा है, यानी हेमलेट के लिए कह रहा है कि ये देखो इस पागल लड़के ने एक मर्डर कर दिया, पोलोनियस को मार डाला और ये छुट्टा घूम रहा है। यू मस्ट नॉट बी, यट मस्ट नॉट बी, यट फिर भी, मस्ट नॉट बी यानी हम नहीं कर सकते, पुट स्ट्रॉन्ग लॉ ऑन हिम। पुट माने रखना या लागू करना, स्ट्रॉन्ग माने कठोर, लॉ कानून, ऑन हिम उसके ऊपर, यानी फिर भी हम उसको ऊपर कठोर कानून लागू नहीं कर सकते, उसको कठोर सज़ा नहीं दे सकते। मर्डर जैसा उसने अपराध कर दिया, हत्या कर दी एक इंसान की, लेकिन फिर भी हम उसको कठोर सज़ा नहीं दे सकते, कठोर कानून उस पर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, उसका कारण ये बता रहा है। ही इज़ लव्ड ऑफ द डिस्ट्रैक्टेड मल्टीट्यूड्स, वजह क्या है, ही इज़ लव्ड उसको प्यार किया जाता है, वो चहेता है किसका, ऑफ द डिस्ट्रैक्टेड मल्टीट्यूड। डिस्ट्रैक्टेड माने वैसे तो किसी का ध्यान आकर्षित करना होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रैक्टेड का मतलब पागल, बेवकूफ़। मल्टीट्यूड माने भीड़ भाड़, लोग, यानी जो आम जनता है, बेवकूफ़ जनता है, वो इस बंदे को, हैमलेट को बहुत मोहब्बत करती है। और अगर हम उस पर कठोर कानून लागू करेंगे तो जनता विद्रोह कर देगी। अब यहाँ आप ये देखिए, आपको ध्यान में रखना है, जब हम हैमलेट का कैरेक्टर स्केच डिस्कस करते हैं और उस पर ये आरोप लगाते हैं कि उसने काम को टाला, उसको क्लॉडियस का मर्डर कर देना चाहिए था उसी वक्त जब वो प्रार्थना कर रहा था। यहाँ राजा खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि जो मल्टीट्यूड यानी कि जनता है इस देश की, वो हैमलेट के साथ है। तो अगर उसी वक्त वो क्लॉडियस का मर्डर कर देता तो जनता ऑब्वियसली हैमलेट के साथ आ जाती, उसको मतलब कोई तुरंत उसको राजा बना दिया जाता। तो उसको चिंता की कोई बात ही नहीं थी, वो आराम से मर्डर कर सकता था और खुद मारा गया लास्ट में उस चीज़ से बच सकता था, यानी ये ट्रेजेडी होने से बच सकती थी। कई ऐसी वजहें हैं जिनके वजह से हम कहते हैं कि हैमलेट खुद जिम्मेदार है इस ट्रेजेडी के लिए। तो ये नोट करने वाली बात है कि किंग क्लॉडियस खुद कह रहा है कि जनता हैमलेट के साथ है, ना कि क्लॉडियस के साथ। ही इज़ लव्ड ऑफ द डिस्ट्रैक्टेड मल्टीट्यूड who like not in their judgment but their eyes, who जो कि यानी कि जनता, like not यानी पसंद नहीं करते हैं, in their judgment अपनी बुद्धि के अनुसार, यानी वो लोगों को पसंद करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि but their eyes अपनी आँखों का प्रयोग करते हैं। and where it is so, और वेयर माने जहाँ, यहाँ वेयर का मतलब कहाँ नहीं है, यहाँ मतलब है जहाँ। एंड वेयर इट इज़ सो, और जहाँ ऐसा होता है, द ऑफेंडर्स स्कर्ज इज़ वेड। द ऑफेंडर्स माने अपराधी का, क्रिमिनल का, स्कर्ज माने पनिशमेंट, दंड, इज़ वेड माने तोला जाता है, यानी लोग ये देखते हैं कि इसको कितना दंड दिया गया, उसको तोलते हैं। बट नेवर द ऑफेंस, लेकिन उसके अपराध को कभी नहीं तोलते, यानी उसने जघन्य अपराध किया है, एक बंदे का मर्डर किया है, अगर इसके बदले में हम उसको सज़ा देते हैं तो लोग उसकी सज़ा को तो देखेंगे कि बेचारे बच्चे को इतना बड़ा दंड दे दिया, राजकुमार को इतना बड़ा दंड दे दिया राजा ने, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि उसने अपराध कितना बड़ा किया है। टू बियर ऑल स्मूथ एंड इवन, टू बियर माने बर्दाश्त करने के लिए, ऑल माने हर चीज़ को, स्मूथ माने साधारण तरीके से, स्मूथ तरीके से, सामान्य तरीके से, एंड इवन माने बराबर तरीके से। तो इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए, सबको समान
करने के लिए, इवन करने के लिए, यानी बैलेंस स्थापित करने के लिए हमने एक निर्णय लिया है। वो क्या है? दिस सडन सेंडिंग हिम अवे, कि हम अचानक से, सडन में अचानक से, सेंडिंग हिम अवे, उसको दूर भेज रहे हैं। मस्ट सीम डेलिबरेट पॉज, मस्ट सीम ऐसा लगना चाहिए जनता को कि डेलिबरेट माने जानबूझकर, सोच समझकर, पॉज ये निर्णय लिया गया। पॉज माने वैसे रोकना होता है, डेलिबरेट मीन्स तो इंटेंशनली होता है, जानबूझकर होता है। तो हमने सोच समझकर ये निर्णय लिया है। डिसीजेस डेस्परेट ग्रोन बाय डेस्परेट अप्लायंसेस आर रिलीव्ड, ये जैसे होते हैं ना, हिंदी में सूक्ति वाक्य कहते हैं, हिंदी में, संस्कृत में इनको कहते हैं सूक्ति वाक्य, और इंग्लिश में इनको एफोरिज्म्स कह सकते हैं आप, कोटेशंस यानी कोटेबल सेंटेंसेस कह सकते हैं। तो ये उसी प्रकार का सेंटेंस है। इसमें ड्रामा में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आए हैं जो कोट किए जा सकते हैं, जो कहावतों की तरह हैं, जो प्रोवर्ब्स की तरह हैं। तो ऐसा ही ये सेंटेंस है। डिसीजेस डेस्परेट ग्रोन, ये अक्सर एक्सप्लेनेशन के लिए आते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस, कि बीमारियां जो ख़तरनाक हो जाती हैं, जो निराशाजनक हो जाती हैं, इनक्योरेबल हो जाती हैं। डेस्परेट का मतलब जिनका कोई इलाज नहीं होता, लाइलाज हो जाती हैं। तो जब बीमारियां लाइलाज हो जाती हैं, बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं, तब क्या किया जाता है? बाय डेस्परेट अप्लायंसेस आर रिलीव्ड, मतलब बहुत ख़तरनाक तरीके से, अप्लायंसेस माने उनका जो इलाज होता है, उनको जो क्योर करने का तरीका होता है, आर रिलीव्ड, उनको ठीक किया जाता है। यानी ख़तरनाक बीमारियों का इलाज भी ख़तरनाक होता है। आपने कैंसर के बारे में सुना होगा। कैंसर एक ऐसी डिसीज़ है जो आदमी को मारी डालती है। जो सेल्स हैं, ह्यूमन सेल्स हैं, वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करने लगती हैं। तो उनको मारने के लिए क्या है? जहर का प्रयोग किया जाता है, कीमोथेरापी की जाती है। कई बार मैंने पढ़ा है कि उसमें कोबरा का जहर भी यूज़ किया जाता है। तो कोबरा का जहर ओब्वियसली हमको काट ले कोबरा तो हम मर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोबरा का वही जहर दवाई, मतलब एक इलाज के काम आता है। तो यहाँ पर क्लॉडियस ये कह रहा है, क्लॉडियस क्या, ये शेक्सपियर कहलवा रहा है उससे, और बड़ा मीनिंगफुल सेंटेंस है कि ख़तरनाक बीमारियों का इलाज भी ख़तरनाक होता है, ख़तरनाक तरीके से वो क्योर की जाती है, रिलीव्ड। और नॉट एट ऑल, या फिर वो बिल्कुल ही सही नहीं होती हैं। यानी अब कैंसर के लिए या तो कीमोथेरापी की जाएगी, बड़ा ख़तरनाक तरीका है। आपने देखा होगा किसी की कीमोथेरापी होती है, क्या हाल हो जाता है बेचारे का, नीला पड़ जाता है, सर के सारे बाल उड़ जाते हैं। तो या तो बीमारी वो ठीक होती है या फिर बिल्कुल नहीं होती, ख़तरनाक तरीके से ठीक होती है, या फिर नॉट एट ऑल, बिल्कुल ठीक नहीं होती, आदमी मर ही जाता है। एंटर रोजनक्रेंट्स, अब यहाँ पर रोजनक्रेंट्स प्रवेश करता है। हाउ नाउ, कैसे हो? व्हाट हैथ बिफॉलन, क्या हुआ? रोजनक्रेंट्स, वेयर द डेड बॉडी इज बेस्टोड, वेयर माने कहाँ, द डेड बॉडी, लाश, इज बेस्टोड, रखी हुई है। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, वी कैन नॉट गेट फ्रॉम हिम, हम उससे नहीं निकलवा पाए, यानी हम उससे पता नहीं कर पाए कि उसने पोलोनियस की लाश को कहाँ रखा हुआ है। किंग, बट वेयर इज ही, लेकिन वो खुद कहाँ है? रोजनक्रेंट्स, विदाउट माई लॉर्ड, विदाउट माने बिना होता है, लेकिन यहाँ विदाउट माने बाहर। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, वो बाहर ही खड़ा है। गार्डेड, यानी उसके साथ गार्ड हैं, उसके सुरक्षा कर्मी हैं। टू नो योर प्लेजर, टू नो यानी वो इंतज़ार में है, योर प्लेजर आपकी खुशी, यानी आपकी आज्ञा के, जब आप उसे अंदर आने की आज्ञा देंगे तो वो अंदर आ जाएगा। किंग, ब्रिंग हिम बिफोर अस, उसको हमारे सामने लेकर आओ। रोजनक्रेंट्स, ओ गिल्डेनस्टर्न, ब्रिंग इन माई लॉर्ड, यानी राजकुमार को लेकर आओ। एंटर हेमलेट एंड गिल्डेनस्टर्न, हेमलेट और गिल्डेनस्टर्न प्रवेश करते हैं। किंग, नाउ हेमलेट, वेयर इज पोलोनियस, अच्छा हेमलेट ये बताओ कि पोलोनियस कहाँ है? हेमलेट, एट सपर, सपर होता है रात का भोजन, तो वो तो सपर कर रहा है, रात का भोजन कर रहा है, रात के भोजन में, अच्छा कर नहीं रहा है, पता है, बड़ा मज़ेदार है ये, तो यहाँ पर जो डिस्कशन है बहुत ही मज़ेदार है। तो हेमलेट कहता है एट सपर, यानी वो रात के भोजन पे है। किंग, एट सपर, रात के भोजन पे, वेयर, कहाँ? हेमलेट, नॉट वेयर ही ईट्स, वो वहाँ नहीं है जहाँ वो खाता है। बट वेयर ए इज ईटन, लेकिन वो वहाँ है जहाँ उसको खाया जा रहा है। यानी जब दफना दिया जाता है किसी व्यक्ति को तो कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े उसकी बॉडी को खा जाते हैं। आपने अगर देखा हो, कुछ लोगों के कंकाल मिलते हैं, बॉडी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और सिर्फ कंकाल रह जाता है क्योंकि कीड़े सारा मांस खा जाते हैं।
तो वो वहाँ नहीं है जहाँ वो खाता है, बल्कि वहाँ है जहाँ उसको खाया जाता है। अ सर्टेन कन्वोकेशन ऑफ पॉलिटिक वर्म्स, अ सर्टेन एक निश्चित, कन्वोकेशन माने सभा, ऑफ पॉलिटिक माने होशियार, वर्म्स कीड़ों की, आर इवन एट हिम उसके ऊपर बैठी हुई हैं, यानी बड़े अच्छे अच्छे कीड़ों की होशियार सभा उसके ऊपर बैठी हुई है, यानी भोजन कर रही है, डिनर चल रहा है उनका कीड़ों का। योर वर्म इज़ योर ओनली एम्परर फॉर डाइट, योर वर्म आपके कीड़े, यानी मरने के बाद बॉडी सड़ती है तो आपके शरीर में जो कीड़े पड़ जाते हैं, इज़ योर ओनली एम्परर, वो आपका एकमात्र शहंशाह होता है, फॉर डाइट भोजन का, यानी उसको ही हक है कि वो आपको खा जाता है, कीड़े आपको खा जाते हैं तो वो एक शहंशाह की तरह हैं, मनमानी करते हैं, मनमाना भोजन करते हैं। वी फैट ऑल क्रीचर्स एल्स, वी फैट हम मोटा करते हैं, यानी खिला पिलाकर बकरे को मोटा करते हैं, मुर्गे को खिला खिलाकर मोटा करते हैं, क्योंकि मुर्गे को काटा जाना है, बकरे को काटा जाना है, बहुत सारे जानवर हैं जिनको लोग खाते हैं और फिर पहले उनको खिला खिलाकर मोटा करते हैं। तो यही बात हेमलेट कह रहा है, वी फैट ऑल क्रीचर्स एल्स, हम बाकी के सभी प्राणियों को खिला खिलाकर मोटा करते हैं, एल्स टू फैट यानी मोटा करते हैं। अच्छा, किस लिए करते हैं? टू फैट अस आगे अगले पेज पर आएगा। तो हम सारे प्राणियों को खिला खिलाकर इसलिए मोटा करते हैं कि वो बाद में हमको मोटा करें, उनको खा के फिर हम मोटे होते हैं। एंड वी फैट आर सेल्व्स फॉर मैगट्स, और हम अपने आप को मोटा करते हैं किसके लिए? फॉर मैगट्स, वो कीड़े हैं, मैगट्स माने कीड़े, वर्म्स, जो हम मरने के बाद डेड बॉडी को खाते हैं। तो अपने आप को हम किसकी खातिर मोटा करते हैं? उन मैगट्स की खातिर, कीड़ों की खातिर। बहुत ही मीनिंगफुल सेंटेंस है कि सारे जानवरों को हम मोटा करते हैं कि वो बाद में हम उनको खा के मोटे हों, और हम अपने आप को मोटा करते हैं कि बाद में कीड़े हमको खा के मोटा हों। योर फैट किंग एंड योर लीन बेगर, आपका मोटा ताज़ा राजा, क्योंकि राजा लोगों के पास खाने पीने की कोई कमी होती नहीं, जो चाहे मर्जी आए वो खाते हैं, तो अच्छे खासे मोटे तगड़े होते हैं। एंड योर लीन बेगर, लीन माने दुबला पतला, बेगर माने भिखारी, और भिखारियों के पास तो बेचारों के पास ज़्यादा कुछ खाने को होता नहीं, तो वो दुबले पतले होते हैं। तो आपका मोटा राजा और आपका दुबला पतला भिखारी इज़ बट वेरिएबल सर्विस, वो केवल विभिन्न प्रकार की सर्विस हैं, सेवाएं हैं। टू डिशेज़, दो अलग अलग डिशेज़ हैं, है ना, बट टू वन टेबल, जिनको एक ही टेबल पर रखा जाना है। दैट्स द एंड, और वहाँ जाके कहानी ख़त्म हो जाती है। यानी चाहे आप अपने जीवन में आपने खूब मज़े किए हैं, खूब खा खा कर आप मोटे हो रहे हैं, और चाहे आप एक भिखारी की तरह दुबले पतले हैं, अंत में क्या होगा? आपको एक ही टेबल पर एक डिश की तरह जाएंगे आप, दो अलग अलग डिशेस होंगी, है ना, तो खाएगा आपको कौन? वही कीड़े खाएंगे। अब हमारे यहाँ तो कीड़ों को नहीं खाने देते, हमारे यहाँ क्या करते हैं? जला डालते हैं। तो अब जलने के बाद तो फिर राख रह जाती है, राख को भी बहा देते हैं या खेतों में डाल देते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर दुनिया में लोग दफनाए जाते हैं, और दफनाने के बाद उनको फिर कीड़े खाते हैं। किंग, अलास अलास, हाय हाय। हेमलेट, अ मैन मे फिश विद द वर्म दैट हैथ ईट ऑफ अ किंग, एक आदमी, अब यहाँ फिश के एक अर्थ ये होगा कि एक आदमी नफरत कर सकता है विद द वर्म, उस कीड़े से, दैट हैथ ईट ऑफ अ किंग, जिसने एक राजा को खाया है। फिश का मतलब एक ये भी हो सकता है कि एक आदमी मार सकता है उस कीड़े को जिसने राजा को खाया है। एंड ईट ऑफ द फिश, और उस मछली को खा भी सकता है, दैट हैथ फेड ऑफ दैट वर्म, जिसने उस कीड़े को खाया है। यानी एक चेन है, राजा को खाया कीड़ों ने, कीड़ों को खाया मछली ने, मछली को खाया इंसान ने, इंसान को फिर खाया कीड़ों ने, फूड चेन चलती रहती है, सर्कल है भाई। किंग, व्हाट डज दाउ मीन बाय दिस, ये सब कह के तुम कहना क्या चाह रहे हो, तो तुम्हारा मतलब क्या है? हेमलेट, नथिंग, कुछ भी नहीं, बट टू शो यू, केवल तुमको ये दिखाना, हाउ अ किंग मे गो अ प्रोग्रेस, कि एक राजा कैसे आगे बढ़ सकता है, थ्रू द गट्स ऑफ अ बेगर, यानी एक भिखारी की नकल करके। यानी राजा चाहे तो एक भिखारी की तरह भी जीवन जी सकता है, और तब भी वो वहीं पहुंचेगा जहां वो राजा की तरह जीवन जी के पहुंचता है
है ना, खा पी के तगड़ा मोटा होके भी वहीं जाना है उसको, और अगर वो भिखारी की तरह कम खाए तो वैसे भी वो वहीं जाना है। किंग, वेयर इज पोलोनियस? अब ये तुम ये बताओ बेटा, पोलोनियस कहाँ है? हेमलेट, इन हेवन, वो स्वर्ग में है। सेंड थिदर टू सी, यानी किसी को भेजो वहाँ पर, सेंड माने भेजो, थिदर माने वहाँ पर, टू सी देखने के लिए। इफ़ योर मैसेंजर, इफ़ अगर योर आगे मैसेंजर आगे अगले पेज पे है, तो अगर तुम्हारा जो दूत है, कासिद है, फाइंड हिम नॉट देयर, उसको वो वहाँ नहीं मिले, यानी तुमने एक दूत भेजा उसको ढूंढने के लिए स्वर्ग में, और स्वर्ग में तुम्हारे दूत को वो नहीं मिला पोलोनियस, तो फिर क्या करना है? सीक हिम इन द अदर प्लेस, सीक हिम यानी उसको तलाश करना, इन द अदर प्लेस, दूसरी जगह पर, योर सेल्फ, खुद जाकर। अब देखिए कितना ज़्यादा मीनिंगफुल सेंटेंस है फिर से, कि अगर स्वर्ग में ढूंढने भेजना है तो अपने दूत को भेजो। कहने का मतलब हेमलेट का ये है कि स्वर्ग में तुम्हें तो घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि तुमने इतने ज़्यादा पाप किए हैं, इतने अपराध किए हैं कि स्वर्ग में एंट्री तुम्हें नहीं मिलेगी। इसलिए तुम अपने दूत को वहाँ भेजो कि पोलोनियस वहाँ गया है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है पोलोनियस स्वर्ग चला गया हो, कि उसने कुछ अच्छे काम किए हो अपनी ज़िंदगी में, तो वहाँ हो सकता है वो स्वर्ग गया हो। ये एक्सप्लेनेशन के लिए आने वाले सेंटेंसेस हैं, इस तरीके के बहुत मीनिंगफुल सेंटेंसेस, इन पर काफ़ी ध्यान दिया कीजिए आप। तो हो सकता है पोलोनियस ने अपनी लाइफ में कुछ अच्छे काम किए हों तो वो स्वर्ग गया हो, तो अपने दूत को वहाँ भेजो, तो उस मतलब दूत को तो एंट्री मिल जाएगी स्वर्ग में, वो जाके तलाश कर सकता है। और अगर दूत को वहाँ ना मिले, पोलोनियस स्वर्ग नहीं गया, तो जाहिर सी बात है कि नर्क में गया होगा, तो नर्क में तुम जाके ढूंढो, क्योंकि तुम्हारे दूत ने तो कुछ अच्छे काम किए होंगे तो वो तो स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन नर्क में तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इतने पाप किए हैं, तुम्हें नर्क में आराम से एंट्री मिल जाएगी। सीक हिम इन द अदर प्लेस योर सेल्फ, तो दूसरी जगह पर यानी नर्क में उसको जाकर खुद तलाश करना। बट इंडीड, लेकिन पक्की बात यह है वास्तव में, इफ़ यू फाइंड हिम नॉट, अगर तुमको वो ना मिले विद इन दिस मंथ, इस महीने के अंदर तुम उसे नहीं ढूंढ पाए, ना स्वर्ग में ढूंढ पाए ना नर्क में ढूंढ पाए, तो क्या होगा? यू शैल नोज हिम, तो तुम्हारी नाक उसको ढूंढ लेगी। नोज हिम यानी तुमको बदबू आएगी। एज यू अप द स्टेयर्स इन टू द लॉबी, जब तुम सीढ़ियों से चढ़कर लॉबी में जाओगे, यानी कि हिंट दे दी, इसको क्लू दे दिया कि वहाँ सीढ़ियों के नीचे कहीं डेड बॉडी पड़ी है। किंग टू सम अटेंडेंट्स, अब राजा को समझ में आ गया, तो वो अपने सेवक को कहता है, अपने नौकर को, गो सीक हिम देयर, जाओ और ज़रा सीढ़ियों के नीचे, जीने के नीचे उसकी डेड बॉडी को तलाश करो। हेमलेट, ए विल स्टे टिल यू कम, हाँ वो तो वहीं मिलेगा तुमको जब तक कि तुम वहाँ पर पहुँच नहीं जाते, टिल यू कम, या फिर ए विल स्टे, मैं यहीं रहूँगा, टिल यू कम, जब तक तुम नहीं आते। कई दोनों तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक्सियंट अटेंडेंट्स, और अटेंडेंट्स चले जाते हैं ढूंढने के लिए पोलोनियस को। किंग, हेमलेट, दिस डीड, हेमलेट ये जो काम है, फॉर दाइन स्पेशल, अच्छा फॉर होगा, FOR गलत है, फॉर दाइन स्पेशल सेफ्टी, तुम्हारी स्पेशल माने खास, सेफ्टी हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए, तो ये काम तुम्हारी खास सुरक्षा के लिए, विच वी डू टेंडर, विच जो कि वी डू टेंडर हमें चिंता है, तुम्हारी हिफाजत की हमें चिंता है। एज वी डियरली ग्रीव, और कितनी चिंता है? एज उतनी ही जितनी कि वी हम, डियरली माने गंभीरता से, ग्रीव माने हम दुखी हैं, परेशान हैं, फॉर दैट उसके लिए, विच दाउ हैज डन जो कि तुमने किया है, यानी मर्डर जो तुमने किया है उसको लेके हम परेशान हैं, दुखी हैं, और इतनी ही हमें तुम्हारी हिफाजत की चिंता भी है। तो उसके लिए हमने फिर क्या किया है? मस्ट सेंड दी, तो हमें तुमको भेजना है, हेंस यहाँ से, विद फायरी क्विकनेस, यानी आग की तरह तेजी से, बहुत जल्द हमें तुमको यहाँ से भेजना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो तुमने काम ऐसा किया है जिसकी वजह से हम दुखी हैं, दूसरा हमें तुम्हारी हिफाजत की चिंता है। Therefore, इसलिए प्रिपेयर दाई सेल्फ, अपने आप को तैयार कर लो। द बार्क इज रेडी, बार्क नाव को बोलते हैं या पानी के जहाज को बोलते हैं, तो जहाज पानी का शिप तैयार है। एंड द विंड इज एट हेल्प, और जो हवा चल रही है वो भी हेल्पफुल है, यानी सही दिशा में चल रही है।
द एसोसिएट्स टेंड, एसोसिएट्स यानी नाव को चलाने वाले, शिप को चलाने वाले जो नाविक हैं, सेलर्स हैं, टेंड माने वो तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने तैयार कर लिया है जहाज़ को। एंड एवरीथिंग इज़ बेंट, और हर चीज़ इज़ बेंट माने तैयार है, फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए। हेमलेट फॉर इंग्लैंड, इंग्लैंड के लिए। किंग आई हेमलेट, हाँ हेमलेट, हेमलेट गुड, ठीक है। किंग सो इज़ इट इफ़ दाउ न्यूएस्ट आर पर्पजेस, सो इज़ इट, ऐसा है कि अगर तुम हमारे उद्देश्यों को जान जाते, यानी ये ही अच्छा है, तुम्हें इंग्लैंड को भेजा जाना ही अच्छा है अगर तुम हमारे उद्देश्य को जान जाते। अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इसका दो मीनिंग है कि एक तो हेमलेट उसके उद्देश्य को जान नहीं रहा है, मतलब कि थोड़ा सा पागल है। अगर जान जाता तो क्या होता, क्योंकि उद्देश्य उसका क्या है, हेमलेट को मरवाना। और अगर ये बात हेमलेट को पता चल जाए तो ये जो सेंटेंस है बड़ा आयरनिकल है ना, कि अगर तुम हमारा उद्देश्य जानते, अगर तुम हमारा इरादा जानते। हेमलेट आई सी अ चेरूब, मैं एक चेरूब माने फरिश्ता होता है, एंजल, तो मैं एक चेरूब को, एक फरिश्ते को देखता हूँ, यानी मेरे ऊपर एक साया रहता है एक फरिश्ते का, दैट सीज देम, जो कि उनको देखता है। यानी तुम्हारा क्या इरादा है, क्या इंटेंशंस हैं तुम्हारे मुझको इंग्लैंड भेजने के, ये हो सकता है मुझे ना मालूम हो, लेकिन एक फरिश्ता ऐसा है जो उन सारे इंटेंशंस को, सारे इरादों को, सारे उद्देश्यों को जानता है और मुझे बता देता है। बट कम, लेकिन चलो, फॉर इंग्लैंड, हाँ हम तो इंग्लैंड के लिए निकलते हैं। फेयरवेल डियर मदर, अलविदा प्यारी माँ। देखिए सामने क्लॉडियस है, माँ तो है नहीं, लेकिन वो कह रहा है अलविदा प्यारी माँ। देखिए किंग दाई लविंग फादर हेमलेट, हेमलेट माँ नहीं, तुम्हें कहना है कि फेयरवेल डियर फादर लविंग फादर, मैं तुम्हारा पिता हूँ, माँ नहीं हूँ, तो तुम ये बोलो ना, अलविदा पिताजी, गुड बाय पिताजी। हेमलेट माई मदर, नहीं मैं तो माँ ही बोलूँगा। फादर एंड मदर इज़ मैन एंड वाइफ, पिता और माता पति पत्नी होते हैं। मैन एंड वाइफ इज़ वन फ्लैश, और माता पिता तो दो जिस्म एक जान होते हैं, मतलब एक ही होते हैं, वो तो अलग अलग तो होते नहीं माता पिता। एंड सो इसीलिए माई मदर, मैं तो बोलूँगा अलविदा मेरी माँ। कम फॉर इंग्लैंड, चलो हम तो इंग्लैंड चलते हैं। एग्जिट, और वो निकल जाता है। किंग फॉलो हिम एट फुट, यानी उसके कदमों के पीछे पीछे जाओ, यानी उसका पीछा करो। टेम्प्ट हिम विद स्पीड अबोर्ड, टेम्प्ट हिम यानी उसको कुछ ऐसा लालच दो कि वो विद स्पीड, तेजी से, अबोर्ड जहाज में चढ़ जाए। डिले इट नॉट, इज़ नहीं आएगा, यहाँ इट आएगा। डिले इट नॉट, इसमें देर मत करो। आई विल हैव हिम हैंस टू नाइट, आई विल हैव हिम, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से चला जाए, टू नाइट आज की रात, अवे दूर। फॉर एवरीथिंग इज सील्ड एंड डन, क्योंकि मैंने सब चीज़ सील कर दी है, मोहर लगा दी है, एंड डन, मैंने सब कुछ तैयारियां कर दी हैं सारी। दैट एल्स लीन्स ऑन द अफेयर, दैट एल्स यानी जो कुछ भी बाकी की चीज़ें, लीन्स ऑन माने जरूरी हैं, द अफेयर इस मामले में। प्रे यू मेक हेस्ट, और मेरी तुमसे प्रार्थना है कि जल्दी करो तुम लोग। एक्सिएंट रोजनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न, रोजनक्रेंट्स और गिल्डनस्टर्न चले जाते हैं, अब किंग अकेला रह जाता है। तो अब जो बाकी का बचा हुआ स्पीच है ये क्या हुआ, सोलिलोकी, यानी अपने आप से बात करना। और मैंने आपको बार बार कहती हूँ सोलिलोकीज़ पे एक बड़ा सा आंसर तैयार कर लीजिए, नोट करते जाइए सारी सोलिलोकीज़ को, चाहे वो क्लॉडियस की सोलिलोकीज़ हों, चाहे वो हेमलेट की सोलिलोकीज़ हों, चाहे किसी और कैरेक्टर की सोलिलोकीज़ हों। सोलिलोकीज़ ही बताती हैं कि वास्तव में वो कैरेक्टर क्या है, क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, उसके इंटेंशंस क्या हैं, इरादे क्या हैं। तो सोलिलोकीज़ पे एक बड़ा सा आंसर तैयार कर लीजिए, नोट करते जाइए सारी सोलिलोकीज़ को। चलिए ये सोलिलोकी अब देखिए। एंड इंग्लैंड इफ़ माई लव दाउ होल्डेस्ट एट ऑट, और इंग्लैंड, अब इंग्लैंड का मतलब इंग्लैंड के राजा के लिए है। इफ़ माई लव, अगर मेरी मोहब्बत, दाउ होल्ड एट ऑट, तुम ज़रा भी परवाह करते हो, यानी इंग्लैंड के राजा अगर तुम मुझको ज़रा भी चाहते हो, मुझसे मेरे प्यार की, मेरे मोहब्बत की ज़रा भी परवाह करते हो, एज माई ग्रेट पावर, जितनी कि मेरी अंदर ताकत है, देयर ऑफ, इस चीज़ की, मे गिव दी सेंस, तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, मैं कितना ताकतवर हूँ। सिंस येट
क्योंकि अभी तक दाई सिकेट्राइस, सिकेट्राइस है यहाँ पर तलवार का घाव, जो कि मैंने तुम्हें दिया था तलवार का घाव, लुक्स रॉ एंड रेड, अभी भी रॉ माने कच्चा, हरा होगा, एंड रेड लाल होगा। आफ्टर द डेनिश सोड, डेनिश यानी डेनमार्क की, सोड माने तलवार, तो डेनमार्क की तलवार ने तुम्हें जो घाव दिया था वो अभी भी हरा होगा और लाल होगा, तो तुम ताकत तो मेरी जानते ही हो। एंड दाई फ्री ऑ, फ्री माने नेचुरल, जब तलवार का घाव लगेगा तो नेचुरली डरा हुआ होगा व्यक्ति, तो जो तुम्हारा स्वाभाविक सा डर है, पेज होमेज टू अस, और वो तुम्हें मजबूर करेगा, पे माने अदा करने के लिए, होमेज माने रेस्पेक्ट, श्रद्धांजलि, टू अस हमको, तो तुम्हारा वो घाव, तुम्हारा वो डर हमें हमारे प्रति तुम्हें इज्जत देने के लिए, हमें इज्जत देने के लिए तुमको मजबूर करेगा। तो तुम्हें क्या करना है, दाउ मेयस्ट नॉट कोल्डली सेट, तुमको कोल्डली माने ठंडेपन से नहीं लेना है। हम जो बात कह रहे हैं तुमसे, हमने जो तुमसे रिक्वेस्ट की है या तुमको आज्ञा दी है, तो तुम्हें उसको कोल्डली नहीं लेना है, ठंडेपन से नहीं लेना है, हल्केपन से नहीं लेना है। आर हमारे सॉवरेन माने शाही, रॉयल, प्रोसेस माने ऑर्डर, तो हमने जो शाही ऑर्डर दिया है तुम्हें, उसे तुम्हें हल्केपन से बिल्कुल नहीं लेना है। विच इम्पोर्ट्स एट फुल, जो कि इम्पोर्ट्स माने जिसका मतलब है, जिसमें पूरी तरीके से ये लिखा हुआ है, जिसका अर्थ ये है, जिसका इरादा ये है, और हमने जो आज्ञा दी है, बाय लेटर्स यानी खत लिखकर, कंजरिंग टू दैट इफेक्ट, कंजरिंग यानी जो खत हैं उनका मतलब ये है, टू इफेक्ट उनका परिणाम ये होना है, कंसिक्वेंस ये होना है, द प्रेजेंट डेथ ऑफ हेमलेट, कि हेमलेट को तुरंत ही मार डालना है। अब देखिए, चचा हो तो ऐसा, मतलब भतीजे को बड़े प्यार से भेज रहा है, बेटा तुम इंग्लैंड जाओ, तुम्हारी हिफाजत की हमें बहुत चिंता है, तुम्हारी सुरक्षा की हमें बहुत चिंता है, और देखो पीछे से ऑर्डर क्या दिया है कि मार डालना है तुरंत, हेमलेट जैसे ही पहुंचे इंग्लैंड तुरंत उसको मार डालना है। डू इट इंग्लैंड, इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के राजा, तुम्हें ये तुरंत करना है। अच्छा, हमारे यहाँ फिल्मों में ऐसी ही कुछ भूमिका प्राण साहब निभाते थे, ऐसे ही शातिरपने से, मतलब बड़े सोफिस्टिकेटेड से दिखते थे, शरीफ बंदे दिखते थे फिल्म में, लेकिन काम बिल्कुल क्लॉडियस की तरह ही कर जाते थे। तो इंग्लैंड, तुम्हें ये करना है, बस इसको मार डालना है। फॉर लाइक द हेक्टिक इन माई ब्लड ही रेजेस, फॉर क्योंकि, लाइक द हेक्टिक मतलब एक बुखार की तरह, एक कीड़े की तरह, इन माई ब्लड मेरे खून में, ही रेजेस वो उबल रहा है, यानी ऐसा ये जो हेमलेट है मेरे खून में उबाल ला रहा है, जैसे कि कोई बुखार आ गया हो मुझे। एंड दाउ मस्ट क्योर मी, एंड दाउ और तुमको, मस्ट क्योर मी मेरा इलाज करना होगा। टिल आई नो टिज डन, टिल जब तक के, आई नो मुझे पता नहीं चलता, टिज डन कि ये हो गया, यानी हेमलेट को मार डाला गया। हाउ एवर माई होप्स माई जॉयज वर नेवर बिगन, तो हाउ एवर माने किंतु होता है, माई होप्स मेरी उम्मीदें, माई जॉयज मतलब मेरी खुशियाँ, वर नेवर बिगन कभी शुरू नहीं होंगी। तो मैं तभी खुश होऊंगा, मुझे तभी खुशी मिलेगी जब मुझे ये खबर मिल जाए कि हेमलेट को मार डाला गया। और एग्जिट, इसके बाद वो चला जाता है। तो सीन ये छोटा ही है, इसमें हम फोर्थ सीन को भी जोड़ देंगे। अच्छा, ये जो मैंने शायद गलत पढ़ दिया, ये होप्स नहीं हैप्स है, और अगर यहाँ ये हैप्स है तो फिर मीनिंग अलग निकलेगा। टिल आई नो इट इज़ डन, जब तक कि मुझे ये ना पता चल जाए कि ये हो गया। हाउ एवर किंतु, माई हैप्स, अब यहाँ पर हाउ एवर माई हैप्स है ये, तो फिर मतलब ये निकलेगा कि चाहे मेरे साथ कुछ भी हो, हैप्स माने होता है, हाउएवर माने वैसे किंतु होता है, लेकिन यहाँ पर फिर मतलब निकलेगा चाहे कुछ भी, मेरे साथ चाहे कुछ भी हो या मुझे कुछ भी मिल जाए, लेकिन माई जॉयज़ वर नेवर बिगन, मेरी खुशियाँ शुरू नहीं होंगी, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। तो हैप्स है ये, होप्स नहीं है। चलिए, ये जो नेक्स्ट सीन है ये अ प्लेन इन डेनमार्क, एक मैदान है डेनमार्क का, वहाँ का दृश्य है। एंटर फोर्टिनब्रास, अ कैप्टन एंड सोल्जर्स मार्चिंग, तो यहाँ प्रवेश करते हैं फोर्टिनब्रास, एक कप्तान है साथ में, एंड सोल्जर्स सैनिक हैं, मार्च करते हुए आ रहे हैं वो। फोर्टिनब्रास, गो कैप्टन जाओ कप्तान, फ्रॉम मी मेरी तरफ से, ग्रीट माने प्रणाम कहना, द डेनिश किंग डेनमार्क के राजा को मेरा सलाम कहना,
टेल हिम, उसको कहना, दैट के बाय हिज लाइसेंस, उनकी इजाज़त से, उनकी अनुमति से, फोर्टिनब्रास क्रेव्स माने चाहता है, द कन्वेयंस माने निकलना, रास्ता, ऑफ अ प्रोमिस्ड मार्च, जो कि प्रोमिस माने वादा किया गया था, मार्च माने निकलने का, ओवर हिज किंगडम, उनके राज्य में से होकर। तो डेनमार्क के राजा ने हमसे वादा किया था कि वो अपने राज्य में से हमारी सेनाओं को निकलने का रास्ता देंगे, तो मैं वही इजाज़त चाहता हूँ डेनमार्क के राजा से कि वो हमारी सेनाओं को निकलने दें। यू नो द रेंडेज़वू, आप तो जानते ही हो कि ये रेंडेज़वू मतलब कि मिलने की जगह होती है, हमें कहाँ मिलना है। इफ़ दैट हिज मेजेस्टी वुड ऑट विद अस, इफ़ यदि दैट हिज मेजेस्टी मतलब कि राजा क्लॉडियस वुड ऑट यानी कुछ बात करना चाहें, विद अस हमारे साथ, वी शैल एक्सप्रेस आर ड्यूटी, तो हम अपनी ड्यूटी करेंगे, अपना कर्तव्य पूरा करेंगे, यानी उनकी बात मानेंगे, इन हिज आई, उनकी नज़रों में यानी उनकी जो भी इच्छा होगी हम उनसे बात करेंगे, एंड लेट हिम नो सो, और उनको बता देंगे ये बात कि भाई हम आपके अनुसार चलेंगे, आपके अकॉर्डिंग काम करेंगे। कैप्टन, आई विल डू इट माई लॉर्ड, मेरे स्वामी मैं ये कह दूंगा उनसे। फोर्टिनब्रास, गो सॉफ्टली ऑन, ठीक है आराम से जाओ। एक्सिएंट फोर्टिनब्रास एंड सोल्जर्स, अब यहाँ से फोर्टिनब्रास और उसके सैनिक भी निकल जाते हैं। अब एंटर कौन करता है, एंटर हेमलेट, रोजेनक्रेंट्स एंड गिल्डेनस्टर्न एंड अदर्स, तो अब ये लोग प्रवेश करते हैं। हेमलेट, गुड सर, अच्छा भले आदमी। हुज पावर्स आर दिस, ये किसकी सेनाएं हैं, जरा मुझे ये तो बताओ। कैप्टन, दे आर ऑफ नॉर्वे, ये नॉर्वे की सेनाएं हैं सर। तो अभी जो निकल कर गए हैं वो फोर्टिनब्रास और सोल्जर्स ही निकल कर गए हैं और कैप्टन वहीं पर है। तो हेमलेट ने ये जो सवाल किया है वो कैप्टन से किया है और कैप्टन ने जवाब दिया है कि ये नॉर्वे की सेनाएं हैं। हेमलेट, हाउ पर्पस्ड, यानी उद्देश्य क्या है, कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर ये सेनाएं क्यों आई हुई हैं सर, आई प्रे यू, जरा आप बताएंगे। कैप्टन, अगेंस्ट सम पार्ट ऑफ पोलैंड, ये पोलैंड को किसी भाग के खिलाफ जा रही हैं सेनाएं, मतलब पोलैंड से लड़ने, पोलैंड के किसी भाग पर अधिकार करने। हेमलेट, हु कमांड्स देम सर, तो उनको लीड कौन कर रहा है, कमांड्स माने उनको लीड कौन कर रहा है, नेतृत्व कौन कर रहा है इस सेना का। कैप्टन, द नेफ्यू टू ओल्ड नॉर्वे फोर्टिनब्रास, यानी बूढ़े जो राजा हैं नॉर्वे के, उनका भतीजा फोर्टिनब्रास इन सेनाओं को लीड कर रहा है। हेमलेट, गोज इट अगेंस्ट द मेन ऑफ पोलैंड, तो ये जो सेना जा रही है क्या मेन ऑफ पोलैंड मतलब पोलैंड की जो मुख्य भूमि है उसके खिलाफ लड़ने जा रही है सर, और फॉर सम फ्रंटियर, या फिर उसके किसी फ्रंटियर माने सीमावर्ती क्षेत्र के लिए लड़ने जा रही है। कैप्टन, ट्रूली टू स्पीक, अगर मैं सच कहूँ तो, एंड विद नो एडिशन, और अपनी तरफ से कोई एडिशन, कोई और बात, फालतू बात ना जोड़ूं तो, वी गो टू गेन, हम प्राप्त करने के लिए निकले हैं, अ लिटिल पैच ऑफ ग्राउंड, एक छोटा सा टुकड़ा जमीन का, दैट हैथ इन इट नो प्रॉफिट, जिसमें कि कोई फायदा भी नहीं है, बट द नेम, सिर्फ नाम का है। टू पे 5 डकेट्स, यानी 5 डकेट, ये मुद्रा हैं, कुछ लोग ड्यूकेट, इसको डुकेट भी बोलते हैं, डकेट भी बोलते हैं, आप जो प्रोनाउंस करना चाहें। तो 5 डुकेट दे के भी 5 आई वुड नॉट फार्म इट, यानी 5 डुकेट दे के भी मैं इस पर खेती नहीं करूँगा। अगर कोई मुझसे कहे कि भाई ये ज़मीन का टुकड़ा जो अभी जीता गया है इसको ले लो और बदले में 5 डुकेट दे दो और आराम से खेती करो, तो मैं नहीं लूँगा इसको। नॉर विल इट यील्ड टू नॉर्वे, और ना ही ये ज़मीन का टुकड़ा यील्ड माने देगा, टू नॉर्वे, नॉर्वे को, और द पोल या फिर पोलैंड को, अ रैंकर रेट, यानी एक इससे ज़्यादा बढ़िया रेट, कीमत। शुड इट बी सोल्ड इन फी, यानी अगर इसको कैश में बेचा जाए तो। हेमलेट, वाई देन द पोलैक नेवर विल डिफेंड इट, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि पोलक यानी पोलैंड के लोग इसको डिफेंड ही नहीं करेंगे, इसकी सुरक्षा ही नहीं करेंगे, इसके लिए लड़ने ही नहीं आएंगे। कैप्टन, यस इट इज़ ऑलरेडी गैरिसन्ड,
हाँ, लेकिन ये तो पहले से ही गैरिसन मतलब कि फोर्टिफाई हो गया है, मतलब कि वहाँ सेना पहले से ही पहुँच चुकी हैं। क्योंकि ज़मीन की बात नहीं होती है, वहाँ पे कुछ पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बात नहीं होती है, बात तो फिर अपनी इज्जत की होती है ना, देश की इज्जत की। तो भले ही उस ज़मीन के टुकड़े में कुछ पैदा नहीं होगा या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वो ज़मीन का टुकड़ा, लेकिन फिर भी वहाँ पर सेनाएं पहले ही पहुँच चुकी हैं, क्योंकि सवाल तो इज्जत का है ना। हेमलेट 10,000 सोल्स, 10,000 आत्माएं यानी कि 10,000 लोग, एंड 20,000 ड्यूकेट्स और 20,000 ड्यूकेट विल नॉट डिबेट, यानी विल नॉट डिबेट का मतलब विल नॉट डिसाइड, विल नॉट सेटल, तय नहीं करेंगे द क्वेश्चन ऑफ दिस स्ट्रॉ, द क्वेश्चन सवाल ऑफ दिस स्ट्रॉ माने इस जमीन का जिसके लिए लड़ाई होने जा रही है। दिस इज द इम्पोस्ट्यूम ऑफ मच वेल्थ एंड पीस। दिस इज द इम्पोस्ट्यूम मतलब कि इम्पोस्ट्यूम क्या होता है, एक अंदर का ट्यूमर होता है, अंदर अंदर फोड़ा हो जाता है, बाहर एक फोड़ा होता है वो तो दिखता है ना, उसको चीरा लगा के काट के सही कर देता है जो डॉक्टर होता है, सर्जन, लेकिन अंदर का जो फोड़ा होता है वो दिखता नहीं है। तो अक्सर अंदर फूट जाता है, कभी जैसे दिमाग में ट्यूमर हो जाता है लोगों के, तो जब वो अंदर ही फट जाता है तो लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये उसी तरीके का फोड़ा है ना, एक ट्यूमर है। दिस इज़ द इम्पोस्ट्यूम, ये एक ट्यूमर है, एक फोड़ा है, ऑफ मच वेल्थ एंड पीस, यानी जिसके अंदर बहुत सारी वेल्थ धन समा जाएगा, एंड पीस बहुत सारी शांति समाई हुई है, दैट इनवर्ड ब्रेक्स जो कि अंदर ही अंदर फूट जाएगा, यानी बहुत सारा धन बर्बाद होगा, बहुत सारी शांति बर्बाद होगी। एंड शोज नो कॉज विदाउट, एंड शोज और दिखाएगा, नो कॉज कोई भी कारण नहीं, कोई भी सिम्टम नहीं, विदाउट माने बाहर, वाई द मैन डाइज कि आदमी क्यों मर गया। यानी अक्सर इस तरीके के जो ट्यूमर होते हैं अंदर अंदर पैदा होते हैं, अंदर अंदर फट जाते हैं और बाहर से पता ही नहीं चलता कि बंदा क्यों मर गया है ना। ब्रेन ट्यूमर के मामले में अक्सर ऐसा होता है। अब तो खैर डिटेक्ट हो जाते हैं, तो बहुत सारे मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, लेकिन पहले ऐसा अक्सर हो जाता था कि अचानक से लोग मर जाते थे। अभी भी आप देखते होंगे कई सारे लोग कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, अचानक से नाचते नाचते गिर गए और मर गए, ऐसे तो आजकल बहुत वीडियो आ रहे हैं। तो अचानक से आदमी मर जाता है। आई अमली थैंक यू सर, मैं आपको बड़ी विनम्रता से धन्यवाद देता हूँ श्रीमान जी। कैप्टन गॉड बी विद यू सर, भगवान तुम्हारे साथ रहे श्रीमान जी। ये इस तरीके की जब अलविदा कहते हैं ना, गुड बाय कहते हैं, तो उसका यही मतलब होता है, खुदा हाफिज़ कहते हैं, उसका भी यही मतलब होता है कि भगवान आपकी देखभाल करे, आपके साथ रहे। और ये कहते हुए एग्जिट वो निकल जाता है। रोजनक्रेंट्स विल इट प्लीज़ यू गो, क्या आप भी चलेंगे? माय लॉर्ड मेरे स्वामी। हेमलेट आई विल बी विद यू स्ट्रेट, मैं अभी अभी, स्ट्रेट का मतलब अभी जल्दी ही तुम्हारे साथ आऊँगा। गो अ लिटिल बिफोर, तुम थोड़ा पहले चले जाओ, मैं थोड़ा बाद में आऊँगा। एक्सियंट ऑल बट हेमलेट, अब सभी लोग चले जाते हैं सिवाय हेमलेट के। तो अब यहाँ हेमलेट अकेला रह जाता है। तो आगे जो स्पीच है वो फिर से सोलिलोकी है, और इससे पहले क्लॉडियस की सोलिलोकी थी, मैंने आपसे कहा था कि उसको नोट कीजिए। अब ये सोलिलोकी फिर से आ रही है, हेमलेट की सोलिलोकी है, इसको भी आपको ध्यान देना है। सोलिलोकीज पे एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, ये इस बात को आप ध्यान रखिए, हमेशा आता है। तो ये देखिए क्या कहता है हेमलेट यहाँ पर, हाउ ऑल अकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी। हाउ कैसे, ऑल अकेजन्स यानी सारे अवसर, सारी बातें, सारी चीज़ें, डू इन्फॉर्म माने सूचना दे रही हैं, अगेंस्ट मी मेरे खिलाफ, यानी जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं वो सब मेरे खिलाफ जा रही हैं। देखिए हेमलेट को पूरा आभास हो रहा है इस बात का कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है। क्लॉडियस उसको भी मारने के चक्कर में है, क्योंकि उसके पिता को मार ही चुका है। लेकिन हेमलेट इस बहुत सारे उसके ओकेजन्स मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, उनका फ़ायदा नहीं उठा रहा है, ये जानते हुए भी कि उसके खुद की लाइफ के लिए ख़तरा है, कभी भी उस पर अटैक हो सकता है, कभी भी उसको मारा जा सकता है। लेकिन अब उसने फ़ायदा उठाया ही नहीं, तभी तो आगे फाइनली ट्रेजेडी होगी। तो वो कह रहा है कि कैसे सारी चीज़ें मेरी खिलाफ हैं, मुझे समझ में आ रहा है। एंड इस पर माई डल रिवेंज, एंड इस पर, और ये सारी चीज़ें, इस पर माने होता है उकसाना,
प्रेरित करना, उत्तेजित करना, स्टिमुलेट करना। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से स्टिमुलेट कर रही हैं, उत्तेजित कर रही हैं माई डल रिवेंज। डल माने जो कि ब्लंट हो गया, शार्प का अपोजिट होता है डल। तो रिवेंज माने बदला। तो मेरा मेरी जो बदले की भावना है वो जो मोथरी हो गई है, ब्लंट हो गई है, डल हो गई है, उसको ये सारी चीज़ें शार्प कर रही हैं, स्टिमुलेट कर रही हैं बदले की भावनाओं को। वॉट इज़ अ मैन, क्या है वो इंसान। इफ़, अगर, हिज चीफ गुड, उसकी मुख्य अच्छाई, एंड मार्केट, और काम, ऑफ हिज टाइम, उसके समय का, बी, है, बट टू स्लीप एंड फीड, केवल सोना और खाना। यानी वो इंसान क्या इंसान है जिसका पूरा दिन का काम यही है कि बस खाता है और सोता है। ऐसा इंसान किस काम का, कैसा इंसान है वो। अ बीस्ट नो मोर, वो केवल एक जानवर है, बीस्ट माने जानवर, नो मोर, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। श्योर ही दैट मेड अस, श्योर ये तो पक्की बात है। ही, वैसे ये जो ही है यहाँ कैपिटल होना चाहिए था, भगवान के लिए आया है। ही दैट मेड अस, कि वो जिसने हमें बनाया, विद सच लार्ज डिस्कोर्स, सच ऐसे, लार्ज माने विस्तृत, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब होता है वैसे विचार करना, डिस्कशन करना, बातचीत करना। तो इतने लंबे सोच विचार के बाद, यानी ईश्वर ने हमको लास्ट में बनाया था। जैसा कि क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि पहले उसने सारी कायनात को रचा भगवान ने, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, सब जानवर सब बना दिए, हाथी घोड़े वगैरह। लास्ट में भगवान ने सोचा कि कुछ मैं अपने जैसा बनाऊं, क्योंकि ये सारे जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझसे मेल खाता हो। तो भगवान ने अंत में इंसान को बनाया अपनी फॉर्म में, अपने जैसा। तो जो इंसान है वो बहुत सोच समझ कर बनाया गया है भगवान के द्वारा। तो विद सच लार्ज डिस्कोर्स, इतने सोच विचार के बाद, लुकिंग बिफोर एंड आफ्टर, यानी आगे पीछे सोच कर, भगवान ने आगा पीछा सोचा और सारी खूबियाँ देखी कि जो इन जानवरों में नहीं थी, पक्षियों में नहीं थी, वो सारी खूबियाँ इंसान में हों। तो इतना आगे पीछे सोच समझ कर, गेव अस नॉट, यानी उसने हमें नहीं दिया, दैट कैपेबिलिटी, वो क्षमताएं, वो काबिलियत, एंड गॉड लाइक रीजन, और गॉड लाइक यानी देवताओं की जैसी, रीजन माने तर्क करने की क्षमता, बुद्धि, टू फर्स्ट इन अस, कि वो उसको जंग लग जाए, वैसे फर्स्ट की जगह रस्ट भी आ सकता है, कि उसको जंग लग जाए, वो काई जम जाए, वो खराब हो जाए, अनयूज्ड, बिना प्रयोग किए। तो हमको ये बुद्धि भगवान ने इसलिए नहीं दिया कि हम इसको यूज़ ना करें, बिना यूज़ किए ही इसको वेस्ट कर दें, बर्बाद कर दें, इसके लिए थोड़ी ना दी है बुद्धि। बट वेदर इट बी बीस्टियल ओब्लिवियन और सम क्रेवन स्क्रपल, नाउ, अब, वेदर, चाहे, इट बी, ये हो, बीस्टियल जानवरों जैसा, ओब्लिवियन माने विस्मृति, यानी भूलने की जो आदत है, जानवर जल्दी भूल जाते हैं ना, तो जानवरों की जैसी भूलने की आदत, और सम क्रेवन स्क्रपल, क्रेवन का मतलब होता है कायरता से भरा हुआ, कवर्डली। स्क्रपल का मतलब होता है हेजिटेशन, झिझक। तो या फिर ये कोई कायरता से भरी हुई झिझक है, ऑफ थिंकिंग, सोचने की, ट्रू प्रिसाइजली, बहुत ज़्यादा सटीक रूप से, बहुत ज़्यादा गहनता से, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना, ऑन द इवेंट, घटनाओं के बारे में। यानी हेमलेट इतना ज़्यादा सोच रहा है ना, अभी तक मार नहीं पाया, क्लॉडियस को मारने की का मतलब निश्चय तो कर चुका है कि मारना है, लेकिन कब कैसे मारना है ना, तो ये डिसीजन ले पाया, मौके भी मिले, मौके वो गंवा दिए। तो ऑफ थिंकिंग टू प्रिसाइजली, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचने की, ऑन द इवेंट यानी किसी घटना के बारे में। अ थॉट विच, एक थॉट, एक विचार, विच जो कि क्वार्टर्ड, यानी उसको जब 4 भागों में बांटा जाए, हैथ बट 1 पार्ट विजडम, तो उसमें केवल 1 भाग ही बुद्धिमानी होती है, एंड एवर 3 पार्ट्स कवर्ड, और बचे हुए 3 भाग उसके कायरता के होते हैं। यानी ये जो मैं इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ, अपने चाचा को मार नहीं पा रहा, तो ये इसमें से केवल 1 पार्ट बुद्धिमानी है, बाकी 3 पार्ट, 1/4 तो बुद्धिमानी है और 3/4 इसमें कायरता है।
आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वाई, क्यों, यट आई लिव, मैं अभी तक जिंदा हूँ, टू से, कहने के लिए, दिस थिंग इज टू डू, कि ये काम किया जाना है, यानी चाचा जी का मर्डर किया जाना है, ये कहने के लिए मैं क्यों जिंदा हूँ, कर क्यों नहीं रहा। सिथ माने सिंस, क्योंकि, बिकॉज। आई हैव कॉज, मेरे पास वजह है, कारण है। एंड विल, मेरे पास इच्छा भी है इस काम को करने की, चाचा को मारने की। एंड स्ट्रेंथ, मेरे पास ताकत भी है। एंड मीन्स, और मेरे पास साधन भी है, सब कुछ तो है मेरे पास। टू डू इट, इसको करने की, चाचा जी को मारने के लिए सब कुछ मेरे पास है, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर रहा हूँ, फिर भी चाचा को नहीं मार रहा हूँ। देखो कितना सोच विचार कर रहा है। यहीं अगर आप इसकी जगह ओथेलो को रख दें, ओथेलो आपने मेरे साथ पढ़ा है, ओथेलो ने अपनी बीवी को मारने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा। अगर ओथेलो की जगह हेमलेट रहा होता तो शायद डेस्डीमोना की हत्या नहीं होती। वो अपनी बीवी को इतनी जल्दी नहीं मारता, पहले सोचता, विचार करता, उसे 4 बार पूछता कि भाई तेरा अफेयर है या नहीं है। अपनी बीवी से पूछा भी नहीं, केवल इयागो की बातों में आकर अपनी बीवी का मर्डर कर दिया उसने। लेकिन यहाँ देखो ये कितना ज़्यादा सोच रहा है। यहाँ ट्रेजेडी की वजह है कि वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ओथेलो में ट्रेजेडी की वजह थी कि उसने बिल्कुल नहीं सोचा। तो हीरो को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो ट्रेजेडी नहीं होगी। जब आप कैरेक्टर स्केच लिखेंगे ना, या फिर इस ट्रेजेडी को जब डिस्कस करेंगे, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को अगर डिस्कस करेंगे, तो आप ये बात डिस्कस करेंगे, बताएंगे कि अगर हीरोज हम इंटरचेंज कर दें तो ट्रेजेडी नहीं होगी। यहाँ एक पर्टिकुलर टाइप का इंसान एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के बीच रखा हुआ है। एक ख़ास तरह का इंसान है जो एक ख़ास तरह की परिस्थितियों में रखा हुआ है। उन परिस्थितियों में वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ग्रॉस एज अर्थ एग्जॉर्ट मी। एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण है मेरे सामने। ग्रॉस मतलब इतने छोटे छोटे से, तुच्छ से, एज अर्थ जितने की मिट्टी होती है, एग्जॉर्ट्स में यानी वो भी तो मुझे समझा रहे हैं, वो भी तो मुझे बता रहे थे। और लोग इतने और लोगों के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि मुझे अब तक अपने चाचा को मार डालना चाहिए था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे सामने छोटे मोटे लोगों के। विटनेस दिस आर्मी, अब जरा इस सेना को ही देखो। ऑफ सच मास एंड चार्ज, जिसमें इतने सारे लोग हैं, इतने सारे चार्ज मतलब कि एम्यूनिशन है, इतनी सारी तोप हैं, घुड़सवार, पैदल सवार, इतनी बड़ी सेना है। लेड, जिसका कि नेतृत्व किया जा रहा है, जिसको लीड किया जा रहा है बाय अ, ये लीड की सेकंड फॉर्म लेड होती है, ठीक है, बाय अ डेलिकेट, एक नाजुक से, एंड टेंडर, टेंडर माने भी नाजुक होता है यानी युवक, युवा है, बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, प्रिंस राजकुमार। तो इस सेना को जो लीड कर रहा है वो एक युवा है, डेलिकेट है, नाजुक है, इमेच्योर है। हुज स्पिरिट, जिसकी आत्मा, विद डिवाइन एम्बिशन, दैवीय महत्वाकांक्षा से, पफ्ड माने भरी हुई है। मेक्स माउथ, मुंह बिचकाती है, एट द इनविजिबल इवेंट, इनविजिबल जो अभी देखी नहीं है, इवेंट घटना, यानी इस युद्ध का परिणाम क्या होगा वो इनविजिबल है अभी तक। युद्ध होने से पहले तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि युद्ध में कौन सी पार्टी जीतेगी। अक्सर जीतते जीतते भी लोग हार जाते हैं, आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, जीतते जीतते टीम हार जाती है। ऐसे युद्ध में होता है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है युद्ध। अभी तक यूक्रेन और रशिया, पहले लग रहा था कि रशिया के लिए यूक्रेन कौन सी बड़ी तोप है, एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन छोटा सा यूक्रेन कितने दिनों से युद्ध चल रहा है। तो जो युद्ध होते हैं वो बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। इनविजिबल इवेंट, तो वो इनविजिबल इवेंट किसके लिए आया है, द कंसिक्वेंस ऑफ द वार, यानी इस युद्ध का जो परिणाम है, तो उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, मेक्स माउथ, मुंह बिचका रहा है, जो होगा देखा जाएगा। एक्सपोजिंग वॉट इज मॉर्टल एंड अनश्योर टू ऑल दैट फॉर्च्यून, डेथ एंड डेंजर डेयर, इवन फॉर एन एग शेल। तो एक्सपोजिंग मतलब ये दिखा रहा है हमको, ये जो राजकुमार है और ये जो सेना है वो एक्सपोज कर रही है, मीन्स डिस्प्ले कर रही है, दिखा रही है व्हाट इज मॉर्टल एंड अनश्योर, कि वो जो कि मॉर्टल है यानी कि नश्वर है, अनश्योर मीन्स अनिश्चित है, टू ऑल दैट फॉर्च्यून, डेथ एंड डेंजर, यानी फॉर्च्यून भाग्य, डेथ मौत, डेंजर खतरा। तो भाग्य के सामने, मौत के सामने, खतरे के सामने डेयर, उसमें हिम्मत है, यानी मनुष्य के अंदर हिम्मत है,
इन सब का सामना करने की, इवन फॉर एन एग शेल, यहाँ तक कि एक एग शेल के लिए भी। एग अंडा होता है, उसका शेल ऊपर वाला जो बेकार का भाग होता है ना, एग के अंदर का ही तो भाग खाते हैं, उस शेल को तो हम लोग फेंक देते हैं ना, छिलका जो होता है अंडे के ऊपर का। तो एक ये जो टुकड़ा है ज़मीन का जिसके लिए ये सेनाएं लड़ने जा रही हैं, वो एग शेल की तरह है, यानी यूजलेस है। अभी पीछे बात हुई है उस टुकड़े के बारे में, यूजलेस है। लेकिन जब बात इज्जत की होती है ना, अपनी नाक की बात होती है, तो इंसान किसी भी खतरे का, मौत का, भाग्य का सामना करने के लिए तैयार होता है, चाहे वो बात एक एग शेल की ही हो, चाहे कितनी छोटी से छोटी चीज़ की बात हो। राइटली टू बी ग्रेट इज नॉट टू स्टर विदाउट ग्रेट आर्ग्यूमेंट, बट ग्रेटली टू फाइंड क्वेरल इन अ स्ट्रॉ व्हेन ऑनर इज एट द स्टेक। राइटली, ठीक ही है ये बात। टू बी ग्रेट यानी महान होना, इज नॉट नहीं है, टू स्टर माने उत्तेजित हो जाना, उत्साहित हो जाना, विदाउट ग्रेट आर्ग्यूमेंट बिना किसी महान तर्क के, बट बल्कि ग्रेटली टू फाइंड महान तरीके से पाना या खोजना, क्वेरल झगड़ा, लड़ाई करना, इन अ स्ट्रॉ एक स्ट्रॉ के लिए भी, घास के लिए भी, एक तिनके के लिए भी, व्हेन ऑनर्स एट द स्टेक जब ऑनर सम्मान, इज्जत, एट द स्टेक मतलब दांव पे लगा हो, जब इज्जत दांव पे लगी हो, सम्मान दांव पे लगा हो, तब एक तिनके के लिए भी बंदा लड़ जाता है। हाउ स्टैंड आई देन तो हाउ स्टैंड आई, मैं कैसे खड़ा हुआ हूं, मैं कैसे रुका हुआ हूं, मैं किसके लिए रुका हुआ हूं। दैट हैव अ फादर किल्ड, मैं जिसका कि बाप मार डाला गया हो। अ मदर स्टेन्ड, जिसकी मां को अपवित्र किया गया हो। एक्साइटमेंट्स ऑफ माई रीजन एंड माई ब्लड, यानी ये सारी चीज़ें एक्साइटमेंट्स हैं, उत्तेजना की चीज़ें हैं, ऑफ माई रीज़न यानी मेरी बुद्धि के लिए, एंड माई ब्लड और मेरे खून के लिए, यानी इतनी सारी चीज़ों को देखकर जो मेरे साथ हुआ है, मेरा खून खौल जाना चाहिए, मेरी बुद्धि में उबाल आना चाहिए, तो मैं यहाँ कैसे खड़ा हुआ हूँ। एंड लेट ऑल स्लीप, और सबको सोने दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब आराम से सो रहे हैं। वाइल टू माई शेम, जबकि मुझे शर्मिंदा करने के लिए, आई सी मैं देख रहा हूं, मुझे शर्म आनी चाहिए ये देखकर, द इमिनेंट डेथ, कि इमिनेंट माने अभी हाल ही में होने वाली है मौत, ऑफ 20,000 मैन, 20,000 लोग मरने वाले हैं। दैट फॉर अ फैंटासी एंड ट्रिक ऑफ फेम, और वो भी किस चीज़ के लिए, फैंटासी कल्पना है, ट्रिक ऑफ फेम, फेम माने नाम होता है, ख्याति होती है, तो केवल नाम पाने के लिए, ट्रिक ऑफ फेम यानी नाम की खातिर, फैंटासी कल्पना की खातिर, केवल सोच कर ये बात कि उनका नाम होगा, कि वो इस जमीन के टुकड़े के लिए मर गए, लेकिन अब उतना जमीन का टुकड़ा अपने हाथ से उन्होंने जाने नहीं दिया, तो केवल इस वजह से 20,000 लोग गो टू देयर ग्रेव्स, अपनी कब्रों की ओर जा रहे हैं, लाइक बेड्स, जैसे कि बिस्तरों पे जा रहे हों, जैसे सोने जा रहे हों, ऐसे निकल पड़े हैं। फाइट फॉर अ प्लॉट, वो केवल एक प्लॉट के लिए, जमीन के एक टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। वेयर ऑन, जिस पर के द नंबर्स कैन नॉट ट्राई द कॉज, द नंबर्स यानी जितने संख्या में लोग हैं, कैन नॉट ट्राई द कॉज, ट्राई द कॉज माने इस मामले को सुलझा भी नहीं सकते, उस जमीन के, वो जमीन का टुकड़ा इतना बड़ा भी नहीं है कि जितनी संख्या में ये लोग यहाँ पर लड़ने के लिए आए हैं, वो उस जमीन के टुकड़े पर खड़े होकर मामले को सुलझा भी सकें, उस पर खड़े होकर लड़ाई भी लड़ सकें, इतना बड़ा भी नहीं है वो जमीन का टुकड़ा। विच इज नॉट टूम एनफ, यानी अगर ये सारे लोग मारे जाएंगे तो वहां इनकी कब्रें भी नहीं बन पाएंगी। टूम माने कब्रें, एनफ पर्याप्त, इतनी पर्याप्त कब्रें भी नहीं वहां बन पाएंगी। एंड कंटिनेंट, और ना ही कंटिनेंट मतलब उनको कंटेन नहीं कर सकती हैं, उस पर वो रह भी नहीं सकते, अगर रहना चाहें ये 20,000 लोग वहाँ पर, तो ना तो वहाँ वो लोग खड़े हो सकते हैं, ना रह सकते हैं, और ना मरने के बाद उन पर उनकी कब्रें वहाँ पर बन सकती हैं। टू हाइड द स्लेन, यानी अच्छा, एंड कंटिनेंट टू हाइड द स्लेन, यहाँ पे ख़त्म होगा ये। तो जो स्लेन माने कत्ल किए गए लोग, टू हाइड माने छिपाना, रखना, तो
अगर ये सारे लोग कत्ल किए जाएं, मार डाले जाएं, तो इस जमीन के टुकड़े पर वो रखे भी नहीं जा सकते। ओह, फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ, अरे अब से, इसी समय से, माई थॉट्स, मेरे विचार, बी ब्लडी, खूनी होने चाहिए, और बी नथिंग वर्थ, नहीं तो कुछ भी नहीं, किसी लायक नहीं है। या तो मेरे विचार सिर्फ खूनी होने चाहिए, सिर्फ मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात चलनी चाहिए कि चचा को मारना है, चचा को मारना है, चचा को मारना है, सिर्फ खून खून मेरे सिर पर सवार होना चाहिए, और बी नथिंग वर्थ, और नहीं तो मेरे विचार किसी काबिल नहीं हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है, मेरी भी कोई कीमत नहीं है। ठीक है, तो अब तो पक्का सोच लिया उसने भाई मारने के लिए। और इसके बाद एग्जिट, वो निकल जाता है, ये सीन समाप्त हो जाता है। ये वीडियो भी मैं यहाँ ख़त्म करूँगी और नेक्स्ट सीन नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए शुक्रिया।